हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का जेएनसी का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से। कनेक्ट हो जाए भाई क्लास से सभी सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, शुरुआत करते हैं मॉर्निंग के सेशन की। कुछ नई चीजें सीखते हैं, कुछ अपडेटेड चीजें सीखते हैं, है ना। कुछ नया जानने के लिए कनेक्ट हो जाए भाई। क्लास को शेयर करना है, ये आपकी सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। क्लास को शेयर करें और सेशन को जल्दी से ज्वाइन करें ताकि कुछ नया सीखने के लिए, है ना, दिन की शुरुआत करने के लिए, दिन को बनाने के लिए। बेसिकली आपका दिन यहाँ से बनता है। जैसा कि आप लोगों को आइडिया हो भी चुका होगा कि यहाँ पे किस टाइप का और किस लेवल का कंटेंट आपको दिया जाता है। तो सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास से कनेक्ट हो जाए, सेशन को स्टार्ट करते हैं। नए क्वेश्चन है, नई चीजें हैं, है ना। बेसिक्स क्वेश्चन पे हम हर रोज फोकस करते हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। उनको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में आपको आंसर बताना है। तो सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सेशन से जुड़ जाए वे सभी। हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सभी को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द रिजर्वायर फॉर द काला आजार इज। जो काला आजार डिजीज होती है ना, उसके लिए रिजर्वायर कौन सा है? ऑप्शन ए हमारे सामने ह्यूमन, ऑप्शन बी है मॉस्किटो, ऑप्शन सी है इंसेक्ट, ऑप्शन डी है सैंडी फ्लाइज, है ना, जो मक्खियां होती है, और इंसेक्ट है, और मॉस्किटो और ह्यूमन। तो चारों में से कौन सा काला आजार डिजीज का एज ए रिजर्वायर है? रिजर्वायर आपको बताना है। बेसिक से क्वेश्चन है, बेसिक तरीके से आपको बताना है। लेकिन यहाँ पे आप एक वर्ड के साथ कंफ्यूज होंगे, और दैट वर्ड इजी, दैट वर्ड इजी। आंसर बताए क्या इसका आंसर रहेगा? बेसिकली क्वेश्चन ने पूछा है कि रिजर्वायर कौन सा रहेगा, है ना। रिजर्वायर क्या है इस डिजीज का? रिजर्वायर कौन सा है जो आप लोग बता रहे हो इसको, डी को? ये इसका कैरियर है, ये इसका कैरियर है जिसके थ्रू ये डिजीज वन पर्सन से अनदर पर्सन, और वी कैन से इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन तक स्प्रेड होती है। वो इसका कैरियर है, जो कि हमारे सामने क्या है? सेंट फ्लाई है। तो सेंट फ्लाई इज ए कैरियर, इट्स नॉट द रिजर्वायर। रिजर्वायर मीन्स क्या कि कहां पर ये रहता है, इसका अकोमोडेशन क्या है, इसका घर क्या है, कहां पर है जहां पे ये सर्वाइव करता है। दैट इज द ह्यूमन बींग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ह्यूमन बींग, जो कि बहुत कम बच्चों का राइट हुआ भाई। मैक्सिमम ऑप्शन डी की तरफ जा रहे हैं, है ना, कि सेंट प्लेस। सेंट प्लेस का आंसर नहीं है, क्योंकि सेंट प्लेस का कैरियर है। जो इन्फेक्टेड पर्सन से जब सेंट फ्लाई बाइट करती है, तो वहां से ये जो कालाजार का पॉजिटिव एजेंट है, और दैट एजेंट इज लेसमेनिया। लेसमेनिया, है ना। लेसमेनिया एक एजेंट है, और वी कैन से एक प्रोटोजोल पैरासाइट, प्रोटोजोन पैरासाइट है। नहीं, ये पैरासाइटिक डिजीज है। ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ये किस टाइप की डिजीज है। तो ये पैरासाइटिक कैटेगरी की डिजीज है, जो प्रोटोजोआ की वजह से होती है, और दैट प्रोटोजोआ इज लेसमेनिया। और इस डिजीज के अंदर, है ना, इस डिजीज के अंदर मेनली जो ऑर्गन इफेक्ट होते हैं वो हमारे बड़े ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, और वे कैन से हमारे मस्कुलर ऑर्गन इफेक्ट होते हैं। मेनली यहाँ पे स्प्लेनोमेगेली, हिपेटोमेगेली वगैरह सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अदर सिम्टम्स भी आते हैं, लेकिन मेनली मैं बता रहा हूँ। तो ये विसरल ऑर्गन को, और वी कैन से मस्कुलर ऑर्गन को इफेक्ट करती है, इसीलिए इस डिजीज को विसरल, विसरल, और वी कैन से आवर लेसमेनिया, लेसमेनियासिस, लेसमेनियासिस भी बोला जाता है। लेसमेनिया मतलब पॉजिटिव एजेंट की वजह से, और विसरल क्यों बोला? क्योंकि ये विसरल ऑर्गन को मेनली इफेक्ट करती थी। ये भी इसी डिजीज का नेम होता है। तो जो ये पॉजिटिव एजेंट है, ये वाला, ये एजेंट सर्वाइव करता है ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन के अंदर ये रहता है, इसीलिए इसको एज ए रिजर्वायर बोला जाता है ह्यूमन को। कैरियर की बात करें तो सेंट फ्लाई के थ्रू ये स्प्रेड होता है। और सेंट फ्लाई में भी कौन सी रहेगी? तो यहाँ पे रहती है फीमेल, आपको याद है, जो फीमेल सेंट फ्लाई होती है वो मेनली इसका एज ए कैरियर रोल प्ले करती है। एज ए कैरियर वो यहाँ पे रोल प्ले करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, और इसका पूरा नेम अगर हम बात करें तो फीमेल फ्लेबोटोमाइन, फ्लेबोटोमाइन सेंट फ्लाई, ये इस मक्खी का नेम होता है, मतलब फीमेल जेंडर है। तो ये इस रिजर्वायर को, और वीकेंस है, मतलब सॉरी रिजर्वायर नहीं, इस जो पॉजिटिव एजेंट दैट इज प्रोटोजोल पैरासाइट, इसको स्प्रेड करती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसी डिजीज को, इसी डिजीज को ब्लैक फीवर बोला जाता है। इसी डिजीज को ब्लैक फीवर बोला जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि पहले जब ये डिजीज होती थी, तो
इस डिजीज के अंदर जो एक स्किन का साइन आता है, दैट इज ए ब्लैकिश रेसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ब्लैक रेसेस देखने को मिलते हैं, इसकी वजह से इसको ब्लैक। और फीवर, यहाँ पे फीवर का नेम दिया क्योंकि सिम्टम के रूप में आता है, तो ब्लैक फीवर बोला जाता है। साथ ही जो काला आजार वर्ड है, काला आजार का मतलब ये होता है, काला वर्ड मीन्स ब्लैक, और आजार मतलब क्या है, सिकनेस। आजार मतलब क्या है, सिकनेस। ये क्यों अलग ही लैंग्वेज के वर्ड है, इसका मतलब ये है ब्लैक और ये सिकनेस, तो इसी को ही ब्लैक सिकनेस ही बोला जाता है। इसी डिजीज को ब्लैक सिकनेस भी बोला जाता है। तो सारे वर्ड याद रखें, सारे वर्ड इससे रिलेटेड याद रखें। ब्लैक सिकनेस है ना, ब्लैक सिकनेस काला आजार को ही बोला जाता है, ब्लैक फीवर भी इसी को ही बोला जाता है, और विसरल लेशमेनियासिस ये भी इसी को ही बोला जाता है। मेनली जो ऑर्गन इफेक्ट होते हैं वो हमारे यहाँ पे स्प्लीन रहती है, यहाँ पे हमारा लिवर रहता है, उसके बाद में बोन मेरो इफेक्ट होता है, स्किन, और जो कॉमन जनरल साइन होते हैं हमारे जीएस सिस्टम से रिलेटेड वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्यूरेबल डिजीज इतना बढ़िया प्रोग्नोसिस नहीं है इसका, है ना, इसका प्रोग्नोसिस बहुत कम है, मतलब ये एक फेटल कंडीशन है, इसमें पर्सन को सर्वाइवल जो रहने की कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है ना, तो फेटल डिजीज है, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे हमारा आंसर आंसर क्या बनता है, दैट इज ऑप्शन ए। होपफुली आप समझ गए होंगे, क्लियर है। चलिए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन ने पूछा क्या, मेरे को उसी तरीके से बताना। कैरियर पूछा है तो डी आंसर है, रिजर्वायर पूछा है तो ए आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इन ए सिनेरियो वेयर द डिजीज्ड पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज इक्वल टू पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर, हाउ द मिड ईयर पॉपुलेशन अफेक्ट, है ना। यहाँ पे पॉपुलेशन से रिलेटेड बात की है, एक सिनेरियो आपको दे रखा है, और उस सिनेरियो में बोल रखा है कि जो शुरुआती स्टेज है, जो ईयर की शुरुआती स्टेज है, उस टाइम पे जो पॉपुलेशन है ना, जो पॉपुलेशन शुरुआती स्टेज पे है वह इक्वल है एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब क्या है कि जो पॉपुलेशन शुरुआत में थी वही एंड पे है, तो मिड ईयर पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको बताना। क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन आपका ये है कि मिड ईयर की पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट रहेगा। शुरुआत में पॉपुलेशन कितनी है, वही पॉपुलेशन एंड में है, तो मिड वाली पॉपुलेशन में क्या इफेक्ट रहेगा। ऑप्शन लिखा हुआ आपके सामने, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, और जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आपको उतना ही छोटा क्वेश्चन है। स्लाइटली हायर देन द बिगनिंग पॉपुलेशन, जो शुरुआती पॉपुलेशन है उसकी तुलना में थोड़ी ज्यादा रहेगी। स्लाइटली लोअर देन द बिगनिंग पॉपुलेशन, जो शुरुआती पॉपुलेशन है उसकी तुलना में ज्यादा रहेगी। ये मिड लाइन, सॉरी, जो मिड ईयर की पॉपुलेशन है उसकी बात की जा रही है। इक्वल टू पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर, कि दोनों के ही समान रहेगी, शुरुआती जो पॉपुलेशन है उसके और जो एंड हो रही है उस पॉपुलेशन के समान रहेगी, इक्वल रहेगी। और इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट एडिशनल डाटा, और इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, और डाटा चाहिए, ये डाटा सफिशिएंट नहीं है, मतलब एडिशनल डाटा के बिना मिड ईयर की पॉपुलेशन हम यहाँ से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये हमारे ऑप्शन है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है ना, बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे कि शुरुआती स्टेज है, मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप लोग हैं, शुरुआती स्टेज के अंदर जो आप लोग हैं वो उनकी पॉपुलेशन है 500, और बाद में आप लोगों की पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द सेशन वो हमारे 500 है ना? ऐसे आप समझ सकते हैं एग्जांपल से। या किसी भी सोसाइटी की पॉपुलेशन शुरुआती ईयर के एज में, जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 के जैन फर्स्ट को हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे 500 थी, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2024 के ही 31 दिसंबर को हमारे सामने 500 ही है। कितने एक्सपायर हुए, कितने नए हुए, है ना, कितने यहाँ से इमिग्रेट हुए, माइग्रेट हुए, सब में इसमें एड ऑन करने के बाद में है। हालांकि जो पॉपुलेशन हम काउंट करते हैं सब कुछ एड ऑन करते हैं, कितने एक्सपायर हो गए उनको माइनस करते हैं, कितने न्यू बॉर्न हुए उनको हम एड ऑन करते हैं, कितने माइग्रेशन, तो माइग्रेशन में इमिग्रेट हुए या इमिग्रेट हुए, बाहर गए या अंदर हुए, तो उनको एड ऑन और वी कैन से सब्सट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद में पॉपुलेशन ओवरऑल काउंट करते हैं। लेकिन ये सब कुछ काउंट करने के बाद में ही क्वेश्चन हमें डाटा दिया है, और क्या बता रहा है कि शुरुआती स्टेज में 500 है और लेटर ऑन स्टेज में भी 500 देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि बीच में अगर हम काउंट करते हैं तो वहां पे भी 500 रहेगा। इसको काउंट करने के लिए बेसिक सा फॉर्मूला सोल्व कर सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ द मिड ईयर है, तो बिगनिंग पॉपुलेशन क्या है प्लस एट द एंड पॉपुलेशन क्या है डिवाइडेड बाय द 2, तो वो रेशियो मेरे सामने निकल के आ जाएगा। और शुरुआत में जो रेंज है कितनी है 500 की, और अगली रेंज क्या है, अगला जो अभी कैसे अपर रेंज और कैसे लास्ट रेंज जो है हमारे सामने, और लास्ट डाटा है वो 500 है, और डिवाइड करूंगा 2 से तो कितना आ जाएगा, तो ये 1000 डिवाइडेड बाई 2, तो वापस कितना आ जाएगा मेरे सामने, दैट इज 500, और ये कितना 500। इसका मतलब क्या है कि शुरुआती स्टेज में जो पॉपुलेशन है अगर वही पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर में रहती है तो मिड ईयर की पॉपुलेशन हमारी क्या रहेगी, दैट इज ऑप्शन सी, कि वह इक्वल ही रहेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है,
कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, कोई ज्यादा कंसेप्ट की बातें नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत है और वो आपको अप्लाई करना। तो दैट इज ऑप्शन सी, ये आपको बेसिक सा याद रखना है। समझ गए? होपफुली चीजें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों की। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़े समझे उसके बाद में आंसर बताए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी के बारे में कौन सा सही नहीं है, नोट भी देखना है। चलिए आपके सामने अलग अलग ऑप्शन है। पहला इफेक्ट टू कोज, रेयर डिजीज, रेट्रो स्पेक्टिविकेंस है और कोज टू इफेक्ट। बताओ भाई। हाँ, क्या राइट आंसर रहेगा? और जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, और याद रखे सेशन का टाइमिंग मॉर्निंग 7 o'clock होता है भाई। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द केस कंट्रोल स्टडी। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी लिखा है उसके साथ कंफ्यूज नहीं हो, हालांकि ये रेयर डिजीज के लिए ही हम करते हैं कैसे कंट्रोल स्टडी, तो सिलेक्टिव डिजीज के लिए करते हैं, इसलिए ये इसको फेवर करता है। तो बी के साथ कंफ्यूज नहीं हो, मुझे लग रहा है कि बी के साथ आप होंगे। और ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो हमेशा याद रखें, पहले तो क्वेश्चन को समझे कि क्वेश्चन ने पूछा है क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कि नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। और दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या याद रखना है कि जब ऑप्शन के अंदर दो डाटा एक दूसरे के अपोजिट बात करें तो कहीं ना कहीं 99% पॉसिबिलिटी है कि उनमें ही आंसर है। और डाटा क्या है, एक तो बोल रहा है इफेक्ट टू कोज और दूसरा बोल रहा है कोज टू इफेक्ट, और यहाँ पे मेरे को नहीं बताना है। इसका मतलब क्या है, केस जो कंट्रोल स्टडी होती है वो हमारी रेट्रोस्पेक्टिव मैनर की स्टडी होती है, वो हमारी रेट्रोस्पेक्टिव मैनर की स्टडी होती है, ये आपको याद रखना। इसमें क्या किया जाता है कि डाटा कलेक्ट किया जाता है ना, जैसे कि कोई ग्रुप कलेक्ट किया मैंने, डाटा कलेक्ट किया, और एक पर्सन है जिनको लंग कैंसर हो रखा है, एक पर्सन है जिनको लंग कैंसर होता है, बड़ा ही पॉपुलर एग्जाम्पल है भाई, है ना। तो एक ग्रुप लिया मैंने लंग कैंसर का और दूसरा लिया मैंने अनअफेक्टेड का जिनको लंग कैंसर नहीं है, लेकिन दोनों जो आपने लिया है वो दोनों सेम एज ग्रुप वाले हैं, मतलब कि इनकी जो एज ग्रुप है वो भी कैन से 40 to 50 ईयर है इनकी भी, और यहाँ पे जो है वो भी 40 to 50 ईयर ही है। लेकिन ये जो पर्सन है, उन पर्सन को तो क्या हो रखा है, लंग कैंसर हो रखा है, और ये पर्सन है इनको क्या लंग कैंसर नहीं हो रखा। लेकिन हमारा सिमिलरिटी क्या है, इनमें कॉमन क्या है कि इनकी एज इक्वल है, एज ग्रुप इनका सेम है। यहाँ पे जो लंग कैंसर जिनको हो रखा है वो हमारे सामने क्या है, दैट इज आवर केस, है ना। और यहाँ पे जो अनअफेक्टेड है वो क्या हमारे सामने कंट्रोल ग्रुप है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपेयर ग्रुप बोलते हैं, है ना। ये हमने डाटा कलेक्ट किया। अब इन डाटा को कलेक्ट करने के बाद में इन लोगों की हिस्ट्री ली जाएगी, इनको पूछा जाएगा कि आपने जो हिस्ट्री के अंदर, ये हिस्ट्री वाला है, आपने जो पास्ट के अंदर है, जो आपका रूटीन था, उस रूटीन में आपको जो भी आपका पैटर्न था, आपका लाइफस्टाइल था, वो क्या क्या रहा, ये इनसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एक हिस्ट्री निकल के आएगी, है ना। रूटीन तो हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे एक हिस्ट्री निकल के आएगी, यहाँ पे ये लोग स्मोकिंग ज्यादा करते थे, और यहाँ इनसे पूछेंगे तो यहाँ पे जो स्मोकिंग का रेशियो है, यहाँ पे जो स्मोकिंग का रेशियो है वो काफी कम निकल के आ रहा है, कि बोल रहे हैं कि हम ज्यादा सुट्टा नहीं लगाते, कभी कभार ऐसे ओकेजनली लगा लेते थे, और ये बोलते हैं कि सर हम तो दिन में पूरा पैकेट खाली करते हैं, है ना, ये वाले बोल रहे हैं। तो पैकेट खाली करें तो उसका रिजल्ट है कि आपको लंग कैंसर हो चुका। तो ये मेरे सामने क्या केस है, ये कंट्रोल है, इनके केस कंट्रोल पे मैं स्टडी कर रहा हूँ। केस क्या, डिजीज है, डिजीज और कंपेयर ग्रुप मेरे सामने है। अब मैं उसकी स्टडी कर रहा हूँ और मैं पास्ट की तरफ जा रहा हूँ, मैं हिस्ट्री की तरफ जा रहा हूँ, हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव। यहाँ पे पूरा वर्ड लिखिए रेट्रोस्पेक्टिव। तो ये तो इसको इंडिकेट कर रहा है ना, ये तो कर रहा है। दूसरा, ये रेयर डिजीज में भी होता है, इसलिए इसको आंसर मान लेते हैं, मतलब इसको इसका ही पार्ट हम मान लेते हैं, मैंने पहले बता दिया, कंफ्यूज नहीं हो। दो जो लिखा हुआ ऑप्शन ए और डी, तो इफेक्ट टू कोच, अब यहाँ पे क्या है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, इफेक्ट से कोच की तरफ जा रहे हैं। इफेक्ट ये है, क्या इफेक्ट है, लंग कैंसर हो गया। कोच क्या है, स्मोकिंग की वजह से, हालांकि कोच नहीं है, वी कैन से हाई रिस्पेक्टर है, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम इसको कोच मान लेते हैं। तो लंग कैंसर की वजह है क्या, स्मोकिंग, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि ऐसा ये पर्सन कर रहा था। मतलब आप पास्ट में जाके, आप इसकी हिस्ट्री में जाके स्टडी कर रहे हैं, और वो क्या हो गया, कोज से इफेक्ट की तरफ जा रहे हैं, कोज सॉरी इफेक्ट से कोज की तरफ जा रहे हैं, इफेक्ट से कोज की तरफ जा रहे हैं। ये तो इसका डाटा होता है, हमें पूछा नहीं होता है, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि कोज टू इफेक्ट की तरह की। अगर आप, मैं स्टडी यहाँ पे शुरुआत करता हूँ कि यहाँ पे कि मैंने ग्रुप लिया,
और वो पर्सन, ये जो ग्रुप है, ये पर्सन बोल रहे हैं कि हम सुट्टा बहुत लगाते हैं, एक ग्रुप वाले पर्सन बोल रहे हैं कि सर हम बिल्कुल भी स्मोकिंग वगैरह कुछ नहीं करते। तो इनके लिए मैं क्या सोचूंगा फ्यूचर में, हालांकि अभी दोनों डिजीज नहीं है, दोनों डिजीज नहीं है, और इनके लिए मैं क्या सोचूंगा कि इन पर्सन को इन फ्यूचर आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है कि लंग कैंसर होगा, जबकि इनको नहीं होगा, और इसकी वजह से एटलीस्ट स्मोकिंग की वजह से तो नहीं होगा। ये ऐसा हम सोच सकते हैं। तो वो कैसा है, हम आगे के लिए सोच रहे हैं, हम फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। दैट इज आवर प्रोस्पेक्टिव, दैट इज आवर प्रोस्पेक्टिव मैनर, वो हमारी प्रोस्पेक्टिव है। हम फ्यूचर ओरिएंटेड, और एक क्लास में मैंने बताया भी था कि फ्यूचर ओरिएंटेड इसी को ही हम बोलते हैं कि फ्यूचर की बातें की जा रही है, वो प्रोस्पेक्टिव हो जाती है। लेकिन जब हिस्ट्री ओरिएंटेड है, पास्ट ओरिएंटेड स्टडी है, दैट इज आवर वी कैन से केस कंट्रोल स्टडी और रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी बनता है। किसी प्रकार का कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लेप्टिन रेजिस्टेंस इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ विच कंडीशन। जो लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है वो आपको बताना। ऑप्शन डी का एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, ओबेसिटी होती है, या हाइपोग्लाइसेमिया होता है। शानदार क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप लेप्टिन जानते हैं और लेप्टिन का वर्क जानते हैं कि ये हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, तो आप इजी तरीके से इसका आंसर बता पाएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़े, समझे, उसके बाद में आंसर बताएं। चलिए, लेप्टिन है ना? और लेप्टिन में कैसे एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होता है, और हमारे बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करता है वही आपको बताना। मतलब ये रेजिस्टेंस हो गया, आपकी बॉडी इसका कुछ रेस्पॉन्ड कर नहीं रही है, तो इसका काम अल्टर्ड हो जाएगा। और इसका क्या काम है वही तो आपको फाइंड आउट करना। तो तुक्का नहीं लगाए भाई, अपना अपना आंसर बताए, है ना? अपना अपना आंसर है, बताए क्या इसका आंसर रहेगा। लेप्टिन का रेजिस्टेंस हो चुका है तो क्या आंसर रहेगा। चल रहे हैं कुछ माइंड में, कुछ बच्चों ने ठीक स्टडी कर रहे हैं तो राइट आंसर की तरफ जा रहे हैं, बाकी बहाव में बह रहे हैं भाई, है ना? बाकी बहाव में बह रहे हैं। तो ऑप्शन सी बेसिकली यहाँ पे जो बता रहे हैं कुछ बच्चे, उनका सही है कि ओबेसिटी। ओबेसिटी इस लेप्टिन के रेजिस्टेंस होने की वजह से होता है। ऐसे क्यों? जो लेप्टिन होता है वो एक हार्मोन होता है ना, एक हार्मोन होता है। और ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, जो हमारे एनर्जी एक्सपेंडिचर है, जो हमारे एनर्जी एक्सपेंडिचर है और वीकेंस है, जो हमारा सेटिटी है, जो हमारा हंगर है, हम हंगर बोलेंगे यहाँ पे बेटर रहेगा, जो हमारी हंगर है उसको सप्रेस करके रखता है। और वीकेंस है कि हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट के साथ में ही ये काम करता है, जो हमारे गेस्टिन और सेक्रेटिन हार्मोन है उसके साथ मिलके, है ना? ये जो लेप्टिन है वो हमारी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में आप कुछ कंज्यूम नहीं करें, एक्सेसिव अमाउंट में आप कुछ बॉडी के अंदर एंगल्फ नहीं करें, आपकी बॉडी को जो सेटेटी सेंटर होता है उसके साथ मिलकर ये काम करता है। ये हमारे जो हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस में जो हमारा हंगर सेंटर होता है, उस हंगर सेंटर में एज ए सेटेटी, कि आपको तृप्ति फील करवाने का काम, कि बस इनफ है, इससे ज्यादा नहीं खाना, इससे ज्यादा नहीं खाना। अगर ये खाने को कंट्रोल करने वाला जो आपकी एनर्जी है, जो आपका एक्सपेंडिचर है, उसको बैलेंस करता है कि कितनी एनर्जी आपकी मतलब यूज हो रही है, और कितना आपका एनर्जी के साथ साथ में एक्सपेंडिचर खत्म हो रहा है। मतलब आप एनर्जी यूज कर रहे हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, तो वो जो बैलेंस का काम है, वो बैलेंस का काम हमारा लेप्टिन करता है। अगर ये नहीं रहा तो आपकी बॉडी में एक्चुअल में जो बैलेंस का काम है वो खत्म हो जाएगा। पता नहीं चलेगा कि कितना मेरे को खाना, बस खाए जा रहे, खाए जा रहे, ठूसे जा रहे, जबरदस्ती ठूसे जा रहे हैं, रोकने वाला कोई है नहीं, रोकने वाला सर कोई है नहीं। लेप्टिन का रेजिस्टेंस हो चुका है, लेप्टिन का कोई रिस्पॉन्ड आप कर नहीं रहे हो, है ना? बिल्कुल जिद्दी टाइप के बन गए हो, ठूसे जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो, तो क्या होगा? अल्टीमेट वहां पे ओबेसिटी देखने को मिलेगी। तो जब भी लेप्टिन का रेजिस्टेंस होता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी का जो सेटिटी सेंटर है, और वी कैन से जो हमारा हंगर सेंटर है, वो डिस्टर्ब हो जाता है हाइपोथैलेमस के अंदर, और हमारी जो भूख होती है वो अल्टीमेट बढ़ जाती है, और उसकी वजह से हम खाते रहते अनकंट्रोल टाइप की ईटिंग करते हैं, उसकी वजह से अल्टीमेट हमें एज ओबेसिटी गिफ्ट के रूप में मिलती है ना? तो इससे बचे भाई, ये बीमारियों का बड़ा कारण होता है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी नहीं हो तो अपने लेप्टिन को बड़ा सुंदरता से बना के रखें, इसकी रेस्पेक्ट करें, है ना? अगर ये रेजिस्ट हो गया, ये रूट गया, तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तो लेप्टिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में नहीं हो, बेसिक से क्वेश्चन है। चलिए, सी इसका राइट आंसर है, होपफुली समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग वेन्स इज नॉट
वेन्स, है ना, वेन बोलेंगे, वेन्स नहीं, इज इन नॉट पार्ट ऑफ द पोर्टल वेनस सिस्टम। पोर्टल वेनस सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है? सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, हिपेटिक वेन और स्प्लेनिक वेन। बताइए भाई कौन सा नहीं है, ये पूछा है। ये तो गलत नहीं करेंगे यार आप लोग, कौन सा नहीं है वो पूछा है। और पोर्टल वेनिस सिस्टम जो होता है ना, जो पोर्टल, इसका वर्ड यही है। पोर्टल मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा चैनल बनाया गया है, जो यूजुअली आपकी बॉडी के अंदर सिस्टम चलता है। और क्या सिस्टम चलता है कि सर, जो हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन सिस्टम चलता है वो बेसिकली हमारा, अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे राइट, सॉरी हम करेंगे लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट एट्रियम से आया तो फिर हमारा कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया? हमारा आयोटा में। आयोटा से कहाँ गया सर? हमारा बॉडी के अंदर गया, बॉडी के टिश्यू में गया, है ना, बॉडी के अंदर गया और बॉडी के टिश्यू में गया, यहाँ तक हमारा चला गया। ये जाने के बाद में सर, ये जाने के बाद में वापस हमारा रिटर्न हो रहा है। तो ये रिटर्न होता हमारा वेन के थ्रू आ रहा है, वेन्यूल्स के थ्रू, छोटे छोटे सारे ब्रांच, मोटी मोटी बात है, वेन के थ्रू आ रहा है वेना कावा में। और वेना कावा में होता हुआ, वेना कावा, वेना कावा से होता हुआ सुपीरियर इंफीरियर वेना को दोनों, वहां से होता हुआ राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम से होता हुआ सर ये राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये कहाँ गया? हमारा लंग्स के बाद गया पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, है ना, पल्मोनरी हमारी जो आर्टरी है उसके थ्रू कहाँ गया? लंग्स के पास गया। लंग्स में फिल्टर हो गया और वापस से जो हमारी पल्मोनरी क्या है? वेन, पल्मोनरी जो चार वेन होती है उसके थ्रू वापस ये लेफ्ट एट्रियम में, ये हमारा सर्कुलेशन चलता रहता है। ये बेसिक सा कंसेप्ट है। और यहाँ से जो हमारा बनता है, ये हमारा कौन सा हो जाता है? जो कि हमारा राइट वेंट्रिकल से जाता है और इस पल्मोनरी की तरफ, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के जो बीच का सर्कुलेशन, दैट इज आवर पल्मोनरी सर्कुलेशन, दैट इज आवर पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये बेसिक सी कहानी हमारी बॉडी के अंदर चलती है। लेकिन यहाँ पे क्या कंसेप्ट आ गया, बीच में ट्विस्ट आ गया। अगर ये जो ब्लड सप्लाई जा रही है आयोटा से नीचे की तरफ जा रही है, अब्डोमिन ऑर्गन में गई, अब्डोमिन ऑर्गन में गई, और अब्डोमिन ऑर्गन के अंदर जाने के बाद में जो वेन्स है, जो वेन वगैरह है, वहां पे एब्जॉर्प्शन हुआ। जो अब्डोमिन ऑर्गन की वेन्स है, उन वेन का एक अलग सिस्टम बन गया। और वो डायरेक्टली वेना कवा में ना जाके, डायरेक्टली जो वो वेन्स है वो वेना कवा में ना जाके पहले यहाँ जाती है, जो ये वेन्स है अब्डोमिन ऑर्गन की वेन्स है, वो यहाँ पे मेंशन करके कौन कौन सी है एक को छोड़कर। वो वेन क्या करती है? पहले लीवर के पास जाती है, उसके बाद में फिर वो कहाँ जाती है? हमारे इंफीरियर वेना कवा के पास में। तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली हमारी बॉडी का इस तरीके का सर्कुलेशन होता है, लेकिन एक अलग से पोर्ट बन गया। अरे हम पोर्ट भी बोलते हैं ना, कि एक अलग से सिस्टम बन गया, एक अलग से हमारा। और किसका है? वेन का ही है, इसलिए वेनस बोला, पोर्टल आर्टीरियल सिस्टम नहीं बोला, पोर्टल वेनस सिस्टम बोला है ना। पोर्टल वेनस सिस्टम क्या? वेन का अलग से सिस्टम बन गया, अलग से, किसके साथ में? लीवर के पास। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जितने भी चीजें एंगल्प करेंगे, आप जो भी खाएंगे पिएंगे, वो सारा ऑब्जर्व होगा लीवर के पास आना है। क्योंकि लीवर इज ए प्राइमरी मेटाबॉलिज्म ऑर्गन, है ना। लीवर जो होता है वो हमारा प्राइमरी मेटाबॉलिक ऑर्गन होता है, जो मेटाबॉलिज्म का काम करता है ना। तो सारे कंटेंट जो भी आपने खाया वो ऑब्जर्व होके यहाँ पे जाएंगे, तभी हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम अच्छे से काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे जाना जरूरी है। साथ ही बहुत सारे एंजाइम्स है, जैसे पेंक्रियाटिक एंजाइम्स है, स्प्लीन से कुछ कंटेंट्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे जाना जरूरी है। इंटेस्टाइन से जो कंटेंट आ रहे हैं यहाँ पे जाना जरूरी है ना। तो ये हमारे पोर्टल वेनस सिस्टम के थ्रू जाते हैं। तो यहाँ पे जो आप आंसर बता रहे हो मैक्सिमम बच्चों का सही है। जो हिपेटिक वेन होती है वो इसका पार्ट नहीं होती। कौन कौन सी होती है? सुपीरियर मेजेंट्रिक होती है, जो हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर वाले पोर्शन से आती है। इंटेस्टाइन के नीचे वाले पोर्शन से जो लेती है वो इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन होती है। स्प्लेनिक वेन होती है हमारे यहाँ पे जो रहती है गोल ब्लेडर की वेन, तो भी हम बोल देते हैं गोल, और उसी को हम बोलते हैं गोल ब्लेडर वेन। बेसिकली यहाँ पे से बोल सकते हैं गोल ब्लेडर की वेन होती है, उसी को हम बोल देते हैं, या इसी को ही हम बोलते हैं, जो वर्ड है वो है सिस्टिक वेन। इसी को हम बोलते हैं सिस्टिक वेन। और यहीं से हमारे आती है गैस्ट्रिक वेन, स्टोमक होती है उससे भी आती है वही। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक वेन होती है। और जब ये वेन सारी जुड़ जाती है, पर्टिकुलर पोर्शन से आ रही है, जब ये वेन जुड़ जाती है तो ये छोटी छोटी, जैसे ये इधर से आई है, एक इधर से आई है, एक इधर से आई है, इस तरीके से वेन आ रही है। और वेन आने के बाद में इससे जुड़ जाती है, और जुड़ के एक मेन वेन बनाती है, फिर ये दो आगे पोर्शन बनते हैं। तो ये जो वेन होती है ये हमारी होती है पोर्टल हिपेटिक वेन। पोर्टल हिपेटिक वेन, आप देखो यहाँ पे पोर्टल हिपेटिक वेन है, तो वह पार्ट है हमारा किसका? वह पार्ट है पोर्टल वेनस सिस्टम का। लेकिन हिपेटिक वेन है वह पार्ट नहीं है। हिपेटिक वेन क्या? जो लीवर के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, या जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं जिसको लीवर से लेके जाना है वेना कवा के पास में, वो हिपेटिक वेन है। लेकिन पोर्टल हिपेटिक वेन की बात कर रहे हैं तो ये वेन है जो इसके पास ही लेके आ रही है, जो इसके पास लेके आ रही है ना, यहाँ पे लेके आ रही है अदर कंटेंट को। तो सारी जुड़ के
हमारी क्या बनी यहाँ पे, मोटी वेन बनी है ना। और ये सबसे बड़ी और वी कैन से लार्जेस्ट पोर्टल वेन होती है। ये भी क्वेश्चन बताया लार्जेस्ट पोर्टल वेन कौन सी है, तो पोर्टल हिपेटिक वेन इज द लार्जेस्ट पोर्टल वेन। और फिर ये अलग अलग राइट हिपेटिक लोब के अंदर, लेफ्ट हिपेटिक लोब के अंदर जाके आगे प्रोसेस जो भी रहती है वो कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा लीवर होता है उसमें डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। तो डबल सर्कुलेशन में हमारा पोर्टल हिपेटिक वेन और हमारा हिपेटिक आर्टीरियल सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको याद रखना। अगर हिपेटिक वेन बोले तो वो इसका पार्ट नहीं है, पोर्टल हिपेटिक वेन बोले तो वह इसका पार्ट है। इसलिए सी इसका आंसर बनता है। हिपेटिक वेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर पोर्टल वेनस सिस्टम। इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। हाउ प्लीज समझ गए होंगे। हर एक चीज को जब भी पढ़े तो मेक श्योर कि आप उसको क्लियर करके पढ़ रहे हैं। मेक श्योर उसको आप क्लियर करके और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, बड़े शानदार तरीके से और बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ आप उसको पढ़ रहे हैं। और जब क्यूरियोसिटी से पढ़ते हैं तो चीजें आपके फेवर में काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है, द ऑल आर इंक्लूडेड इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंपोनेंट एक्सक्लूडिंग वन, है ना। सभी ऐड होते हैं एक को छोड़ते हुए। जो GHI मतलब GHI इंडेक्स बेसिकली इसको बोलते हैं, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? चार मेन कंपोनेंट होते हैं भाई। GIH जो ग्लोबल ह्यूमन इंडेक्स होती है उसके चार मेन कंपोनेंट होते हैं। कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। अंदर क्वेश्चन है भाई। और इसी से ही किसी कंट्री का जो हंगर इंडेक्स है कि किसी कंट्री में कितने भूखे लोग हैं, है ना, किस कंट्री का स्टेटस कैसा है अकॉर्डिंग टू हंग्रीनेस, वो आइडेंटिफाई किया जाता है। ये इंडेक्स है। और अभी जो रिसेंटली इंडेक्स थी, है ना, अभी जो रिसेंटली, क्योंकि 2024 तो चल रहा है, 2023 की, 2023 की 125 कंट्री का जो सर्वे होता है उसमें जो इंडिया था उसकी रैंक थी हमारी 111, मतलब 111, 111 नंबर पे था। और हमारा जो रेशियो था वो था हमारा 28.7 जो निकाला गया। और इसका जो मैक्सिमम स्कोर रखी सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है वो रहती है 100% की, सारे ही लोग भूखे। 100% मतलब ये तो किसी कंट्री का नहीं है 100%। और इसका जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो रहता है 0, कि किसी कंट्री का जो HDI इंडेक्स है ना, किसी कंट्री का जो, सॉरी, GHI है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगर 0 है इसका मतलब उस कंट्री के अंदर कोई भी भूखा नहीं है बेसिकली, है ना। तो हमारी कंट्री का जो रेशियो है, स्कोर है, वो हमारे सामने ये है। और ये हमारा भी रैंक आया है आउट ऑफ 125 कंट्री। तो ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि किस कंट्री में कितने वी कैन से हंगर लोग हैं, कितने जिनको प्रॉपर तरीके से जो सरवाइव करने के लिए, जो उनको डेली रूटीन को बनाए रखने के लिए, एक बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बनाने के लिए जिस लेवल की फूड की रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल पा रहा, उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडेक्स बनाई गई है। और इसके चार कंपोनेंट है ना। तो बताइए भाई, ये नहीं है जो आप बता रहे हो, ये नहीं है इसका आंसर, है ना, ये नहीं है। ये तो इसका पार्ट है ना। और बच्चों से तो हम इसको निकालते हैं। अरे किसी भी कंट्री का अगर आपको बढ़िया तरीके से इंडेक्स देखना होता है तो उसके छोटे बच्चों की ग्रोथ को ज्यादा मॉनिटर किया जाता है कि कोई बच्चे अच्छे से ग्रोथ कर पा रहे हैं, माल नरिश नहीं है, वो वहीं से बंद, क्योंकि बच्चों को तो चाहिए ही चाहिए। वो तो ग्रोइंग फेज है, समझ पा रहे हैं, ग्रोइंग फेज है। तो ये तो इंडिकेट करते हैं। ये वाला जो है इनफैक्ट मोटिलिटी रेट यहाँ पे बेसिकली काउंट नहीं की जाती। यहाँ पे हमारा रहता है अनरिच्ड पॉपुलेशन, एक रहता है हमारे सामने चाइल्ड अंडरवेट, एक रहता है चाइल्ड मोटिलिटी, और एक रहता है चाइल्ड स्टंटिंग, एक रहता है चाइल्ड स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब उनकी जो हाइट वगैरह है वो भी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रही। और चाइल्ड अंडरवेट है, इसी को चाइल्ड बोस्टिंग लिखा जाता है, क्योंकि आपको ये देखने को मिलेगा। तो वेट से रिलेटेड है कि वेट भी नहीं बढ़ रहा, हाइट भी नहीं बढ़ रही है, और मोटिलिटी भी ज्यादा हो रही है, चाइल्ड मोटिलिटी बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। अनरिच्ड पॉपुलेशन है, ये जो पॉपुलेशन है उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। अनरिच मतलब कि न्यूट्रिशन अंडर नरिश है, अंडर नरिश है कि न्यूट्रिशन उनको मिल नहीं रहा है। तो वो हमारे इसके अंदर तो चार पैरामीटर होते हैं, चारों को आपको याद रखना। एक हमारा अंडर नरिश पॉपुलेशन हो गई, दूसरा हमारे सामने चाइल्ड वास्टिंग हो गया, और तीसरा हमारे सामने चाइल्ड मोटिलिटी हो गई, और चौथा हमारे सामने है चाइल्ड स्टडिंग हो गया। तो इन्फेंट मोटिलिटी रेट इसमें काउंट नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना GHI इंडेक्स में। ये बेसिक सी थिंग्स है, ये आपको याद रखना। होपली समझ गए होंगे चीज को। तो कैसे आंसर नहीं दे भाई, जो ऐसे पैरामीटर होते हैं, जो ऐसे डाटा होते हैं, उनको समझे, उन पैरामीटर को समझे और उसके हिसाब से फिर आपको आंसर बताना है। आंसर क्या है हमारे सामने? ऑप्शन डी। आंसर ही नहीं लिखा हुआ, ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द ओपीवी एडमिनिस्टर ओरली,
बिल्कुल। द आईपीवी पोलियो वैक्सीन स्टैंड फॉर, है ना, आईपीवी के क्या फुल, क्वेश्चन में ट्विस्ट है, क्वेश्चन को समझे उसके बाद में आंसर बताए। शानदार क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को पकड़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। जो बच्चे चीज को समझ रहे हैं वो इसको इजी तरीके से सही बता पाएंगे, है ना, और जो नहीं समझ पा रहे हैं वो इसको नहीं बता पाएंगे, है ना। जो वर्ड में जो क्वेश्चन में जो वर्ड मेंशन करा है उसकी तरफ जाते हैं तो चीजें गलत होगी। आप यहाँ पे बेसिकली आपको जो ओपीवी है, ओपीवी क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, और आईपीवी क्या है उसकी यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी है, वो आपको बताना है। और कुछ भी ऐसे उठा के फेंकना नहीं है कि सर बस ये हमने बता दिया इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं, है ना, कुछ भी उठा के फेंकना नहीं है। एक्चुअल में आपने क्या पढ़ रखा है वही इसका आंसर है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाई नहीं करना कुछ भी, है ना, वही चीज है। और दैट थिंग्स इज, ये नहीं है इसका आंसर, जो कुछ बच्चे बता रहे हैं वो इसका आंसर नहीं है, इंट्रावेनस इसका आंसर है। और इंट्रावेनस आईपीवी को कब से अब भाई इंट्रावेनस देने लग गए, आईपीवी को हम कब से इंट्रावेनस देते हैं, आई वर्ड मतलब क्या है, इनएक्टिवेटेड, जिसके अंदर हम क्या लेते हैं, इनएक्टिवेटेड, और वे कैसे किल्ड पोलियो जो वायरस होता है उसको इनएक्टिवेट करके फिर लिया जाता है। जो ओरल वैक्सीन है ये वाली, यहाँ पर तो जो बैक्टीरिया सॉरी वायरस जो रहता है वो हमारा लाइव रहता है ना, हालांकि उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है, जो उसकी वेरुलेंस है वो कैपेसिटी कम कर दी जाती है, लेकिन ये लाइव होता है। और जो आईपीवी वाला होता है वो किल्ड होता है ना, उसी को इनएक्टिवेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आईपीवी उसकी जो फुल फॉर्म है वो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ना कि ऑप्शन बी, है ना। आईवी नहीं देते हैं इसको, नॉर्मली तो आईएम देते हैं, है ना, आईएम देते हैं 0.5 ml इसकी डोज होती है। बाकी कभी कभी इसको सब्क्यूटेनियस, है ना, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग और बुक्स के अकॉर्डिंग सब्क्यूटेनियस में मेंशन कर रखा है। मेनली इसका आईएम रहता है, डोज 0.5 ml रहती है, और इसकी रहती है हमारे सामने 2 ड्रॉप्स। ये आपको याद रखना, ये बेसिक से कंसेप्ट है जो ओलियो, जो ओरल पोलियो वैक्सीन और हमारे आईपी वैक्सीन के बारे में, ये आपको कॉमनली याद है। तो सी इसका राइट आंसर है भाई। जो भी बता रहे हैं क्वेश्चन को समझे, आंखें खुली रखे, अपने अपने आगे खुली रखे, चीज को समझे, उसके बाद में आंसर बताने की कोशिश करें, कुछ भी उठा के तुक्का नहीं लगाए। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम पढ़ते हैं लेकिन हम क्या सर सुपरफिशियली देख लेते हैं चीजों को, थोड़ा उसमें घुसने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या मतलब है, एग्जैक्टली में कॉन्सेंट्रेट होकर चीज को सीखो, एग्जैक्टली में फोकस होकर सीखो, उतना हम नहीं सीख पाते सर। बस हमारे सामने तो डाटा आ गया, हमने सुपरफिशियली पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में क्या है कि उसी से रिलेटेड 4-5 डाटा बना दिया यहाँ पे, इसी से रिलेटेड 4-5 डाटा बना दिया और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। यहाँ पे वैक्सीन लिखा हुआ है, मैं ऑप्शन के अंदर लिख दूंगा एक और ऑप्शन में इन इनएक्टिवेटेड, इतना तो सर मैंने पढ़ा था, इनएक्टिवेटेड मैंने बता दिया, पोलियो से रिलेटेड है, लेकिन सर वायरस है या वैक्सीन है ये नहीं पता है ना, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। वायरस छोड़ दे के, हालांकि यहाँ तो नहीं मेंशन किया, अगर मैं वायरस लिखता तो आधे बच्चे और यहीं पे फ्लैट हो जाते हैं कि सर इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस है या वैक्सीन होगा, तो ये वैक्सीन है भाई, तो वैक्सीन की फुल फॉर्म की वायरस नहीं है। तो जब भी पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर कि हर एक वर्ड को बड़े शानदार तरीके से पढ़े, इनएक्टिवेटेड पोलियो और वैक्सीन है, वायरस नहीं है, उस वायरस के तो अगेंस्ट में हम दे रहे हैं। और यहाँ पे जो कंटेंट है वो वायरस है, लेकिन ये वैक्सीन है, इसलिए यहाँ पे वैक्सीन वर्ड यूज करेंगे, वायरस वर्ड यूज नहीं करेंगे। सी हमारा आंसर है। तो जो भी वर्ड पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा समझ के पढ़े, शानदार तरीके से पढ़े, चीजों को क्लियर करके पढ़े। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच इज सुपरवाइजरी स्टाइल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड क्लोजली मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, है ना, क्लियरली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं परफॉर्मेंस को। चलिए कौन सा सुपरवाइजरी टाइप है, बेसिकली हम बोल सकते हैं सुपरवाइजर जो वी कैन से लीडर होता है, तो लीडरशिप की टाइप की यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सी लीडरशिप की टाइप में और कौन सी स्टाइल में आप असेस करते हैं कि वहां पे क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और क्लोजली मॉनिटर की जाती है। चलिए भाई, बी को तो आप नहीं बताएंगे, या कुछ बी को भी बता रहे हैं, बी तो नहीं होगा सर। लेस फेयर में तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते, बोला जाता है जो आपकी इच्छा है वो कर लो, जो आपकी इच्छा है वो कर लो, है ना, छोड़ दिया जाता है। तो वो तो नहीं होगा। लेस फेयर में क्या है कि सबसे वर्स्ट कंडीशन वाली है, सबसे वर्स्ट इसका आउटपुट होता है, आपके दम पे आपको छोड़ दिया जाता है, तो लेस फेयर यहाँ पे नहीं होगा। डेमोक्रेटिक में क्या है कि मिलजुल के काम करते हैं, है ना, ओनली ज्ञान ही ज्ञान नहीं दिया जा रहा, ओनली इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा रहा,
आपकी बातें भी सुनी जा रही है। आप बोल रहे हो कि सर ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, तो हाँ बिल्कुल ऐसा होगा, है ना। ऐसा भी आप कंसिडर किया जाता, मतलब इंटरेक्टिव मैनर के अंदर है, डेमोक्रेटिक टाइप की स्टडी की जाती है, जो कि सबसे बढ़िया रहती है, इसका आउटपुट बहुत अच्छा आता है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं। अब रही दो की बातें। ऑप्शन ए को जो बच्चे बता रहे हैं कि सर नया लग रहा है इसलिए बताते हैं, बाकी मैक्सिमम इसकी तरफ भी जा रहे हैं। ये बता रहे हैं ए ट्रांसफॉर्मेशन और ऑटोक्रेटिक, तो दोनों अलग अलग है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारी प्योरली मोटिवेशन बेस्ड और रिवार्ड बेस्ड होती है। मोटिवेशन बेस्ड है और रिवार्ड बेस्ड होती है, जिसमें आपको रिवार्ड दिया जाता है। और ये जो रहती है वो मिशन ओरिएंटेड होती है। ये जो होती है वो हमारी मिशन ओरिएंटेड होती है, कि आपके सामने मिशन है, आपको बता दिया जाएगा कि ये हमारा मिशन है, हम इसमें मिलकर काम करेंगे, इसको हमें अचीव करना ही है। अगर आप ये माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं इस कंपनी के लिए, पर्टिकुलर जो भी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ उसके लिए, तो आपको इनाम दिया जाएगा, आपको इनाम दिया जाएगा। तो वो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑटोक्रेटिक, कि आपको ज्ञान दिया जा रहा है, क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आपको ये काम करना ही है, आपको ये काम करना ही है, नहीं तो आपको यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और वो क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं, साथ साथ में वो मॉनिटर कर रहे हैं कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। दैट इज आवर ऑटोक्रेटिक, नहीं कि बस ओनली इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, एक स्ट्रिक्ट रूल बना रखे हैं। And एक ऑटोक्रेटिक मैनर के अंदर कि बस वो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, आपको काम करना है, आप काम करे या नहीं करे, वो सुपरवाइजर की तरह हो गया कि वो आपको मॉनिटर भी करा। तो बेसिकली यहाँ पे राइट आंसर सी हमारा बैठता है ना। तो ऑप्शन ए बी सी डी एन में से सी हमारा राइट आंसर है, बाकी ए बी डी इसका बनता नहीं। क्लियर है, बेसिक सा क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन तो सारे बेसिक से होते हैं सर, हमारे राइट होते नहीं है ना। एक और बेसिक क्वेश्चन है, इसमें भी सर हमें मात खाने वाले हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे बेसिक है सर, बस यही तो क्लियर नहीं है। तो बेसिक क्लियर करना है भाई, बेसिक चीजें आपको क्लियर करना है। और जब आपकी बेसिक क्लियर हो जाती है तो मैक्सिमम चीजें कवर अप हो जाती है। क्योंकि बड़े क्वेश्चन में तो आप थोड़ा खोपड़ी लगाते हैं, क्वेश्चन को दो बार तीन बार रीड आउट करते हैं, क्योंकि ज्यादा कंटेंट होता है, बड़ा कंटेंट होता है, तो वहां से कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल ही जाती है उसको सोल्व करने के लिए। लेकिन जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आपको पता है तो आप बताओ, नहीं पता है तो फालतू की ज्ञान ना देके आगे बढ़ो। ये छोटे क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है आपके लिए, है ना। कि बता पता है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ो। तो वही बात है यहाँ पे, छोटे क्वेश्चन से अगर ये क्लियर है तो आपको एग्जाम के अंदर बनाए रखते हैं। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एज इन डायमीटर इज क्या रहेगा। शानदार क्वेश्चन है, अलग अलग लेवल का क्वेश्चन है, अलग अलग चीजें हैं। कितना अच्छे से आपने जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्री की एनाटॉमी पढ़ रखी है वो पता चलने वाला है। चलो बताओ क्या आंसर है इसका। सबसे छोटा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का, सर लार्ज इंटेस्टाइन है उसका भी छोटा पार्ट, और छोटा किस से अकॉर्डिंग, डायमीटर क्लियर लिखा हुआ है। छोटा पार्ट है डायमीटर के अकॉर्डिंग, है ना, लेंथ वाइज नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन गलत होता है सर, इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत होता है। जो बच्चे ए और बी बता रहे हैं, जो ए और बी बता रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत होता है भाई। और जो कुछ कुछ तो इसको बता रहे तो भाई रेक्टम सेपरेट पार्ट है, रेक्टम इज नॉट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, ये अलग पार्ट हो जाता है ना। तो ये तो बेसिक सा आंसर वैसे में नहीं बनेगा, है ना? और यहाँ पे जो डायमीटर की बात की है कि डायमीटर, और जब भी हम एक कंसेप्ट होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, तो लार्ज और स्मॉल का जो मतलब है वहां पे यही है, डायमीटर की बात कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटी है, उसकी लेंथ तो इसकी तुलना में काफी बड़ी है। लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ काफी ज्यादा होती है, फिर भी उसको छोटी बोलते हैं क्योंकि उसका डायमीटर छोटा है ना। और यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको लार्ज बोलने के पीछे रीजन है कि इसका जो डायमीटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में बड़ा है, तो डायमीटर बेसिस पे इसको लार्ज बोला गया है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन की बोलते हैं डायमीटर की वजह से। और इसी में भी हम स्मॉलेस्ट डायमीटर किसका होता है, कौन से पार्ट का, जब हम लार्ज इंटेस्टाइन डिस्कस करते हैं तो यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है। ये हमारे क्या इलियम पार्ट आ गया, यहाँ पे इलियोसिकल जंक्शन हो गया, ये जो बड़ा वाला पोर्शन होता है वो हमारा क्या है, ये अपेंडिक्स हो गया, ये हमारा सिक्कम हो गया, उसके बाद में हमारा असेंडिंग कॉलम, फिर ये हमारा क्या हो गया इस तरफ, ये हमारा हिपेटिक फ्लेक्सर होने के बाद में इधर ट्रांसवर्स कॉलोन, और ट्रांसवर्स कॉलोन के बाद में फिर ये हमारे कौन सा रहेगा, डिसेंडिंग कॉलोन। डिसेंडिंग कॉलोन के बाद में फिर ये क्या, सेगमोइड कॉलोन, ये हमारा सेगमोइड कॉलोन। और सेगमोइड कॉलोन के बाद में क्या हमारा ये है, ये हमारा रेक्टम हो गया, और रेक्टम के बाद में एनएल कैनल हो गई, एनएल कैनल के बाद में ये हमारा एनएस बन गया। ये बेसिकली हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम होता। यहाँ पे पूछा है, चार पांच क्वेश्चन समझते हैं सर, चार पांच क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर करते हैं बिल्कुल। लार्ज
इंटेस्टाइन का अगर स्मॉलेस्ट डायमीटर की बात कर रहे हैं तो वो हमारा होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर है जो लिखा हुआ है डी के अंदर, वो कौन सा है, सिग्मोइड वाला। जो सिग्मोइड कैनल होता है उसका सबसे छोटा लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है दैट इज सिग्मोइड। तो जो सिग्मोइड कॉलन होता है उसका जो डायमीटर होता है चारों कॉलन की तुलना में, और वी कैन से लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट की तुलना में सबसे कम होता है, लेकिन लेंथ में ये सबसे कम नहीं होता। लेंथ वाइज तो देखिए सबसे कम इसका होता है, तो पहले तो यहीं से कंसेप्ट ले कि सबसे ज्यादा किसका होगा, तो ये स्मॉलेस्ट है। तो अगर मैं बात करूं इसी के पार्ट की, तो वो जो सिक्कम वाला पार्ट होता है, जो हमारा शुरुआती स्टेज वाला पार्ट होता है, वो हमारा डायमीटर वाइज सबसे बड़ा होता है। ये जो सिक्कम वाला पोर्शन होता है वो डायमीटर वाइज सबसे बड़ा, 6 से 7 सेंटीमीटर के आसपास इसका डायमीटर होता है। तो लार्जेस्ट डायमीटर के अकॉर्डिंग ये स्मॉलेस्ट है। लेंथ वाइज बात करूं तो लार्जेस्ट लेंथ किसकी है, तो लार्जेस्ट लेंथ हमारी होती है ट्रांसवर्स कॉलम की। ट्रांसवर्स कॉलम सबसे बड़ा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो ट्रांसवर्स कॉलम जी लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कौन सा होता है, तो ये आपको याद रखना। इस तरफ दो डाटा है, यहाँ पे जो है दैट इज असेंडिंग कॉलम। असेंडिंग कॉलम हमारा इसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, इसकी लेंथ हमारे सामने कम रहती है। ये हमारे सामने लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर का होता है। 45 से 50 सेंटीमीटर का होता है। ये हमारे सामने 7-8 और किसी किसी बुक्स में 10 सेंटीमीटर का भी होता है, किसी बुक्स में सिक्कम को भी बोला गया है। तो थोड़ी सी एनाटॉमिकल वेरिएशन है, अलग अलग बुक्स के डाटा अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक सा कंसेप्ट आपको याद रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग एग्जाम के अंदर आपको आंसर बताना है। जो सेगमोइड है वो सबसे छोटा है अकॉर्डिंग टू डायमीटर। अकॉर्डिंग टू डायमीटर सबसे बड़ा है सिक्कम। अकॉर्डिंग टू लेंथ सबसे बड़ा है ट्रांसवर्स कॉलम, और छोटा हमारा असेंडिंग हम बता रहे हैं। असेंडिंग हो गया, ये हमारा ट्रांसफर हो गया, ये डिसेंडिंग हो गया, ये सेगमेंट हो गया, और ये फिर रेक्टम वगैरह पोर्शन हमारा बन जाता है। तो ये बेसिकली याद रखना है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है उसके बारे में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, समझ गए होंगे। हर चीजें क्लियर हो रही है, खोपड़ी में घुस रही है, सारी ऊपर से जा रही है। ये तो बेसिक एनाटॉमी का पार्ट है ना। ये तो सर हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, लेकिन पढ़ा ही था, समझा थोड़ी था, समझना था, है ना। सर इतना टाइम कहा था, फर्स्ट ईयर में तो हम कुछ ज्यादा ही बिजी थे। चलिए भाई, एनाटॉमी के क्वेश्चन है और बेसिक से क्वेश्चन है वो आपको याद रहे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वॉटनसी जेली इज इट ट्रू। पहले तो वॉटन जेली होती कहाँ है, उसके बाद में इसके बारे में सही गलत हम बताएंगे। इट इज प्राइमरली फाउंड इन द एमनियोटिक फ्लूइड, इट कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ द स्टेम सेल्स, इट इज अ टाइप ऑफ म्यूकोसिक कनेक्टिव टिश्यू, इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द फीटल हीमोग्लोबिन। बताओ भाई, वॉटन से जेली, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फिटनेस से रिलेटेड है ना। बातें तो यहाँ पे फिटनेस की जा रही है। जो वॉटन से जेली होती है, बताओ क्या आंसर रहेगा, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। क्योंकि सर हमने यही पढ़ा है, और पढ़ा भी है तो समझा यही है। तो ये इसका आंसर नहीं है, बेसिकली जो आप ये बता रहे हो ये इसका बिल्कुल आंसर नहीं है। कुछ बच्चे ठीक बता रहे हैं, है ना। तो जो वोटर्स जेली होती है एग्जैक्टली इसकी जो लोकेशन होती है, जो फिटस होता है, जो फिटस होता है वो जिसके थ्रू जुड़ा होता है मदर के साथ में, है ना। ये अम्बिलिकल पोर्शन हो गया बच्चे का, और ये जो जुड़ा हुआ मदर के साथ में, ये यहाँ पे प्लेसेंटा हो गई, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स कौन सी रहती है हमारी, तो रहती है, अच्छा टू तो आर्टरीज होती है हमारे सामने ना, दो तो आर्टरीज रहती है और एक हमारे सामने वेन होती है। ये हम डिस्कस करते हैं, इसके थ्रू ये कनेक्टेड होता है। और इसी जो ब्लड वेसल्स होती है इसी की सराउंडिंग्स में, यहाँ पे इसके सराउंडिंग्स में इसको परक्यूशन देने के लिए, वी कैन से इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, और इसको क्यूशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे जेली प्रेजेंट होती है। और वो जेली जो प्रेजेंट होती है उसी जेली को हम बोलते हैं वोटेंसिव जेली। इसी सब्सटेंस को हम बोलते हैं वोटेंसिव जेली। और ये म्यूकस टाइप का सब्सटेंस होता है, म्यूकस सीक्रेशन सब्सटेंस होता है, जो मेनली म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, इसको कवर करके रखती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वोटेंसिव जेली। ये आपको याद रखना है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखना, सिंपल सा क्वेश्चन। बाकी ऑप्शन जो बी और ए और डी है उससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, तो आंसर इसका ए नहीं बनता है। छोटा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द टंग इज कॉमनली अफेक्ट्स इन द ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस हमने पढ़ रखा है,
उसमें से कौन सा पार्ट कॉमनली इफेक्ट होता है वो आपको बताना है ना। ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस वर्ड मीन्स क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, वी कैन से इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द टंग। जो टंग होती है, जो आपकी टंग होती है, जो आपकी जीभ होती है, उसके इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं, ग्लोसाइटिस। इसके इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, ग्लोसाइटिस। तो ये कॉमनली कौन से पार्ट का होता है, कहाँ पर ये ज्यादा देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। ये तो आपने फील भी किया होगा कि सबसे ज्यादा कौन से पार्ट का होगा, तो सर सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा एक्सपोजर में आएगा, है ना, सबसे ज्यादा जो एक्सपोजर में आता है उसी का रहेगा। तो जो लेटरल पार्ट और जो बेस बताना चाह रहे हैं, बेस तो बिल्कुल नहीं है ना। उसके बाद में पोस्टीरियर टंग का और जो हमारी लेटरल टंग है उसका, तो ये आपको याद रखना है। जो टिप ऑफ द टंग होती है, टिप ऑफ द टंग होती है, जो टंग का एंटीरियर पोर्शन होता है, उस पोर्शन का ज्यादा ग्लोसाइटिस देखने को मिलता है, अगर होता है तो। ग्लोसाइटिस हुआ, कोई पर्सन ग्लोसाइटिस से इफेक्टेड है, तो कॉमनली, हालांकि सारे ही टंग इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कॉमनली मेन पार्ट कौन सा इफेक्ट होता है, दैट इज ऑप्शन सी, जो कि कुछ बच्चों का सही है, बाकी गलत बता रहे हैं। हाँ, ग्लोसाइटिस। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, पेन से रिलेटेड बेसिक से क्वेश्चन है भाई। जीरो लेवल के सेशन में छोटे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, चीजों को कोरिलेट करके हम डिस्कस करते हैं। द पेन कोज्ड बाय द टिश्यू डैमेज इज, जो पेन होता है और बेसिकली किसकी वजह से, जब हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं बॉडी में, टिश्यू डैमेज होते हैं, और टिश्यू की बात करें हैं तो ऑर्गन टिश्यू की बात कर रहे हैं, है ना, ऑर्गन टिश्यू की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब वो डैमेज होते हैं तो उसकी वजह से जो पेन आपको फील होता है वो कौन सा रहेगा, नोसिसेप्टिव, न्यूरोपैथिक, साइकोलॉजिकल और फेंटो पेन। एलिमिनेट करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना। जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, तो कोशिश करें पहले क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करने की। डायरेक्ट सोल्व नहीं हो रहा है तो उसको दोबारा पढ़े, फिर भी सोल्व नहीं हो रहा तो जो आप ऑप्शन में जानते हैं जो इसका आंसर नहीं बन रहा है, तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें। एलिमिनेशन मेथड के बाद में भी आंसर नहीं बदला है, 50 तक आप पहुंचे हैं, तो 50 वाले को तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर सर मैं एक ही एलिमिनेट कर पाए, तीन हमारे सामने, जैसे कि हम यहाँ पे एलिमिनेट इसको कर दिया, है ना। कुछ कुछ बच्चे तो इसको बता रहे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा भाई, साइकोलॉजिकल पेन नहीं होगा, है ना। तो सी तो बिल्कुल नहीं होगा इसका, इसको सर हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे सामने तीन ऑप्शन है, तो तीन ऑप्शन है, इसमें अगर आप थोड़ा बहुत श्योर हैं, बता पा रहे तो ठीक है। बाकी माइनस मार्किंग देखना है आपको एग्जाम के अंदर कि माइनस मार्किंग किस लेवल की है, किस लेवल की तरफ वो बढ़ रही है। अगर ज्यादा है तो अटेम्प्ट नहीं करें, और ज्यादा नहीं है तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि एटलीस्ट आपके 33.33% चांस तो राइट होने के हो गए। जो कि आपको अगर बिल्कुल नहीं पता है तो 25% चांस होते हैं राइट होने के। अगर आपको पता है, ए को आपने एलिमिनेट कर दिया तो 33.33 है, दो को एलिमिनेट कर दिया कि सर इसका आंसर ये भी नहीं होगा, कि न्यूरोपैथिक जो पेन होता है वो तो नर्व की डैमेज होने की वजह से होता है। यहाँ पे टिश्यू डैमेज की बात की, हालांकि नर्व के जो ग्रुप को भी टिश्यू बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बॉडी के जो एनाटोमिकल टिश्यू है ना, अदर देन द नर्वस टिश्यू, उनकी बेसिकली हम बात कर रहे हैं, है ना। ओवरऑल जो मेजोरिटी परसेंट होते हैं, इसलिए बी हमारा नहीं है। तो सर अब हमारे 50% राइट होने के चांसेस बन गए इसमें, है ना, कि दो ऑप्शन हमने कट कर दिया, या तो ये होगा या ये होगा। तो फेंटो पेन जो हम डिस्कस करते हैं, जब आप एम्पुटेशन करते हैं, जब आप एम्पुटेट करते हैं, तो एम्पुटेट करने के बाद में ये भी एक प्रकार से साइकोलॉजिकल पेन ही है ना। कि आपको लग रहा है कि वहां पे मेरा पैर स्टिल प्रेजेंट है और मेरे को वहां पे कंटिन्यू फील हो रहा है उस पेन में, है ना, कि मेरा बिलो द नी एम्पुटेशन हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे इसी पार्ट में, राइट साइड के पार्ट में मेरा द राइट बिलो द नी एम्पुटेशन हो चुका है, और मैं बोल रहा हूँ कि राइट साइड के थंब में मेरे को पेन फील हो रहा है। अरे थंब है ही नहीं, थंब है ही नहीं आपके पास, तो पेन कहाँ से फील होगा, तो उस पेन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द फेंटो पेन, जो कि साइकोलॉजिकल पेन ही है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं। तो आप डायरेक्टली, अगर इस वर्ड का मीन्स आपको नहीं पता था, आप एलिमिनेट करते हुए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करें कि एलिमिनेट करें वन बाय वन, सिस्टमेटिक तरीके से, और राइट आंसर की तरफ धीरे धीरे पहुंचे। जो नोसिसेप्टिव पेन होता है, जो नोसिसेप्शन होता है, वो हमारे टिश्यू डैमेज होने की वजह से हमें फील होता है। पेन क्या है, एक सेंसेस है, एक फीलिंग है, जो आपको रियलाइज होता है, जो आपको फील होता है, वो हमारा क्या है, नोसिसेप्शन। तो नोसिसेप्शन और नोसिसेप्टिव पेन इज ए पेन दैट कोज्ड और दैट रिलेटेड विद द टिश्यू डैमेज। ऑप्शन ए हमारे सामने राइट आंसर रहता है। बेसिक सी चीज आपको याद रखनी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइए, लिमिटेशन ऑफ द केगल एक्सरसाइज, केगल एक्सरसाइज की लिमिटेशन क्या है।
ऑप्शन आपके सामने है, किसी को पढ़े समझे उसके बाद में आंसर बताए भाई। लिमिटेशन पूछा है, बेनिफिट नहीं पूछा है, नहीं तो उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं टिका है यहाँ पे। ऑप्शन ए बोल रहा है इंक्रीज पेल्विक मसल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी बोल रहा है कंट्रोल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ऑप्शन सी बोल रहा है इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटीआई, और ऑप्शन डी बोल रहा है पेल्विक मसल्स लूजनेस। तो बेसिकली यहाँ पे लिमिटेशन बोला, लिमिटेशन मतलब क्या है, इसके क्या डिसएडवांटेज है जो ये बता रहे हो, ये गलत है भाई, क्वेश्चन को समझे। और इसकी लिमिटेशन क्या है कि उसके बाद मेरे को इसको बंद करना पड़ेगा, और ये तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको इसके लिए तो मैं करता हूँ, जो ऑप्शन बी है उसके लिए तो आप करते हो, किसके लिए नहीं। लिमिटेशन क्या है कि सर मेरी लिमिटेशन क्या है कि मैं मैक्सिमम 2 घंटे तक पढ़ सकता हूँ, तो वो डिसएडवांटेज है, वो आपकी लिमिटेशन है, वो आपकी बाउंड्रीज है। और यही यहाँ पे किगल एक्सरसाइज के बारे में पूछा है कि जो किगल एक्सरसाइज है उसकी लिमिटेशन क्या है, इसका मतलब क्या है कि उसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है भाई। इंग्लिश को सुधारे, इंग्लिश को सुधारे, चीजों को कवर करे। डिसएडवांटेज क्या है, इसके बाउंड्रीज क्या है कि यहां तक मेरे को जाके इसको रोकना ही पड़ेगा, बाउंड्रीज क्या है ना, इसको मुझको रोकना ही पड़ेगा। तो बी के लिए तुम करते हैं इंक्रीज द पेल्विक मसल स्ट्रेंथ, तो ये करने की वजह से ये होता है ना, समझ पा रहे। जब मेरी पेल्विक मसल्स की स्ट्रेंथ मजबूत होगी तो मेरा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रुकेगा, तो अल्टीमेट ये मैकेनिज्म है, इसके वजह से ये हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करें कि जब पेल्विक मसल्स आपकी मजबूत होगी तब आपका जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है ना, वो ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते, ए और बी तो बिल्कुल नहीं है जो बता रहे हैं कि सर ए या बी, ए और बी, इनको पहले एलिमिनेट करना है सबसे पहले। लेकिन सर करते क्या है कि जिसको सबसे पहले एलिमिनेट करना होता है हम उसी के साथ घुस जाते हैं। ऑप्शन जो सी है वो हमारे लिखा हुआ है, ऑप्शन जो डी है पहले उसको डिस्कस करते हैं कि पेल्विक मसल लूजनेस। तो पेल्विक मसल को लूज थोड़ी करना है, जब आप लूजनेस है उसको तो ट्रीट करने के लिए आप कर रहे हैं, है ना, उसको तो ट्रीट करने के लिए आप लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये कैसे इसका आंसर बन सकता है, समझ पा रहे हैं? तो मैं किगल एक्सरसाइज कर रहा हूँ क्योंकि पेल्विक मसल लूज है, और पेल्विक मसल लूज है इसलिए मेरा जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है वो देखने को मिल रहा है ना, तो इसके लिए तो मैं कर रहा हूँ, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। अरे कॉमन सेंस से आंसर बताओ कि ये जब आप करते हैं तो जो यूटीआई है ना, जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसके होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अगर आप स्पीड के साथ में जब भी यूटीआई होता है तो पर्सन को बोला जाता है कि इनटेक बढ़ाए, पानी अच्छे से पिए, उसका रीजन भी यही है कि जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज्यादा यूरिन वॉशरूम जाएंगे, और जितना ज्यादा यूरिन आपका पास होगा, यूरिनेशन होगा, उतना ही आपके जो वहाँ पे कंटेंट प्रेजेंट है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो वॉश आउट होकर बाहर जाएंगे। अब आप यहाँ पे तो उसके साथ मस्ती कर रहे हैं, है ना, जो यूटीआई वाला होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसके साथ मस्ती करे। क्या मस्ती, केगल एक्सरसाइज में कि कभी उसको कंट्रोल करे, कभी उसको रिलैक्स करे, कभी कंट्रोल करे, कभी रिलैक्स करे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी बाहर जा रहा है फिर रुक रहा है, फिर बाहर जा रहा है फिर रुक रहा है, इसका मतलब क्या कि वो एक फ्लो के साथ बाहर नहीं जा रहा, वो प्रॉपर तरीके से वॉश आउट नहीं हो पा रहा है ना, यूरिनरी सिस्टम से वो प्रॉपर तरीके से वॉश आउट नहीं हो पा रहा, और वहां पे उसको रिटेन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वो रिटेन होगा और जब तक उसको मौका मिलेगा तो वो आसपास की दीवारों पे चिपक जाएगा, और जैसे ही चिपकेगा तो वहां पे फिर इंफेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये कॉमन सा कंसेप्ट है, आपको याद रखना है, जो केगल एक्सरसाइज में करते हैं। इसके अंदर जो पेल्विक मसल्स हो तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाता है कुछ सेकंड्स के लिए, फिर आप रिलैक्स करो, कुछ सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करो, फिर रिलैक्स करो, यही एक्सरसाइज होती है ना? और याद रखिए इनके अंदर पेल्विक मसल, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है वो पेल्विक मसल के लिए किया जाता है। और यहाँ पे कॉमन जो एरर देखने मिलता है ना, जो कॉमन एरर देखने मिलता है, पर्सन यहाँ पे अब्डोमिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, अब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसको बोलना है कि अब्डोमिन मसल को कांटेक्ट नहीं करे, आपको करना है आपकी पेल्विक मसल को कांटेक्ट, है ना, पेल्विक मसल को कांटेक्ट करना है, और वो पेल्विक मसल को कांटेक्ट करेगा तब एक्चुअल में रिजल्ट आएगा। अगर वो अब्डोमिन मसल को कांटेक्ट कर रहा है तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा भाई। तो ये कॉमन एरर है, ये भी याद रखें वो अब्डोमिन मसल को कांटेक्ट करता है, जो कि गलत है। मतलब पेल्विक मसल्स को कांटेक्ट करवाना है, हमें लेवेटर एनी को कांटेक्ट कराना है ना, ये आपको याद है। हमें प्यूबो कोकिक्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, जो कि हमारे पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती है। सी इसका राइट आंसर बनेगा। छोटा सा क्वेश्चन है, गलत हो गया सर, है ना। क्वेश्चन ने पूछा क्या है भाई, उस भाषा में बताओ ना आंसर, अपने अकॉर्डिंग क्यों आंसर बताया जा रहा है। लिमिटेशन पूछिए,
लिमिटेशन क्या है? ऑप्शन सी है इसका आंसर, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और वैसे भी आप एलिमिनेट के मेथड के थ्रू करते हैं तो भी ये सही सोल्व हो जाता है कि ये तो हम कर रहे हैं इसके अंदर और इसकी वजह से ये हो रहा है, और इसके लिए करते हैं, इसके लिए करते हैं, क्या करते हैं और किसको प्रिवेंट करते हैं, ये तीनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, तो ये वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो रेगुलर जुड़े हुए हैं वो सही बता रहे हैं, बाकी जो नए बच्चे हैं जिन्होंने पहले चीजें देखी नहीं है, समझा नहीं है, तो थोड़ा समझने की जरूरत है भाई, थोड़ा समझने की जरूरत है, चीजों को क्लियर करने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे नहीं बैठेगा भाई, है ना, ऐसे नहीं बैठेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। द क्लेम सेल इंसिजन इज मोस्ट often utilized for which of the following types of surgery? कौन सी सर्जरी से रिलेटेड है हमारा क्लेम सेल इंसिजन? क्लेम सेल इंसिजन किस सर्जरी के साथ में हमारा एसोसिएटेड है, वो आपको बताना है। हालांकि ये मैंने बताया भी था, ये मैंने बताया भी था, है ना, जो बच्चे मैंने जब जब मैं बोलता हूँ कि इस चीज के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पढ़ना है ना, रुकना क्यों है? जब आपको बोला जा रहा है, कोई भी नई चीज बताई जाती है तो उसके बारे में पढ़ना है तो पढ़ना है ना, और वहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। अरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन वहीं से आते हैं। फिर लोगों को ये लगता है कि सर जो टॉपिक अपने क्वेश्चन करवाए थे वहां से तो क्वेश्चन देखने को मिला नहीं। अरे एज इट इज थोड़ी क्वेश्चन आएंगे, एज इट इज थोड़ी क्वेश्चन आएंगे, जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, जो वर्ड आपको सुनाई देते हैं, है ना, जो वर्ड आपको सुनाई देते हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट रहे यहाँ पर, नहीं कि ओनली जो लिखा हुआ वो मैं समझू, बोला क्या जा रहा है, या बोर्ड पे मेंशन क्या किया जा रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चन अल्टीमेट यहीं से बनता है। अब जो क्लेम सेल इंसिजन है, मैंने जब डीकोर्टिकेशन वाली सर्जरी बताई थी, जो लंग से रिलेटेड हमारी, है ना, लंग से रिलेटेड जो डीकोर्टिकेशन वाली सर्जरी बताई थी, जो मेनली ओट्स के थ्रू करते हैं, है ना, छोटी सर्जरी करते हैं, हमारे जो लेप्रोटोमी अप्रोच वहां पे यूज करते हैं कि ओपन किया जाता, ज्यादा बड़ा इंसिजन ना लगा के छोटे छोटे इंसिजन के थ्रू हम वीडियो असिस्टेड थोरासिक सर्जरी वहां पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंसिजन है, उसी दिन मैंने बताया था कि जब आप पूरी थोरेसिक कैविटी को ओपन करते हैं तो वहां पे एक बड़ा इंसिजन दिया जाता है, और उस इंसिजन को हम बोलते हैं क्लेम सेल इंसिजन, जो कि लंग्स ट्रांसप्लांटेशन, ये एग्जांपल है। बाकी लंग्स की बड़ी सर्जरी करना है या थोरेसिक केज की बड़ी सर्जरी करना है, कोई बड़ा ट्यूमर निकालना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपके ट्रांसवर्स वे में, यहाँ पे आपके ट्रांसवर्स वे में एक कंप्लीट इंसिजन लगाया जाता है, बायलेटरल होता है, फिर उसके बाद जोड़ लेता है, तो बायलेटरल तरीके से एक बड़ा इंसिजन लगाया जाता है। उस इंसिजन को हम क्या बोलते हैं? क्लेम सेल इंसिजन, जो कि हमारे लंग ट्रांसप्लांटेशन में। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो मैंने बताया भी था, कि जो क्लेम सेल इंसिजन होता है उसके अंदर दोनों चीजें की जाती है, थोराकोटोमी, थोराकोटोमी प्लस स्टेनोटोमी, स्टेनोटोमी, दोनों ही चीजें उसमें की जाती है, कि थोरासिक कैविटी को ओपन कर रहे हैं और साथ में स्टेनम को भी होती है। आप स्टेनम है आपकी, स्टेनम भी कट ओपन होती है और ये वाला पोर्शन ओपन होता है, फिर आपका पूरा कैविटी ओपन हो जाता है, वहां से अच्छे से फीड को ठीक तरीके से विजुअलाइज करने के लिए कि आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से असिस्ट कर पा रहे हैं, और जितना बड़ा ट्यूमर है और जो जो भी आप सर्जरी करें, जैसे यहाँ पे लंग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, है ना, तो वो सर्जरी आप इजी तरीके से कंडक्ट कर पा रहे हैं, तो वो चीजें आपको क्लियर करके रखना है। जो भी चीजें बच्चों बताई जाती हैं तो प्लीज उनको एक बार समझ के फोकस होके पढ़े, नहीं तो भाई जितना आपको पढ़ाया जा रहा है सर वो मैं सफिशियंट लग रहा है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा हर क्लास में मैं बोलता हूँ कि सफिशियंट नहीं है भाई, आपको और पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको थ्योरी कवर करना पड़ेगा, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, अपडेटेड हर चीज, हर जहां से डाटा मिल रहा है वहां से पढ़ना पड़ेगा, और सही डायरेक्शन में पढ़ना पड़ेगा, है ना। सर मैं पढ़ता रहा हूँ लेकिन मेरे सामने चीजें क्लियर नहीं हो रही, तो वो भी चीजें बैठेगी नहीं, पढ़ना है और सही डायरेक्शन में पढ़ना, अलग अलग टेक्निक के थ्रू, अलग अलग सिस्टम के थ्रू आपको पढ़ना है। जैसे जैन से आपको प्रोवाइड करता है कि सर मैं एमसीक्यू बेस से पढ़ाई करूँ, है ना, मैं थ्योरी क्लियर करता हूँ, है ना, मैं टेस्ट सीरीज ले लेता हूँ कि बस ओनली मैं टेस्ट ही देता रहूँ कंटिन्यू, सब कुछ अवेलेबल है। जेएनसी का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और वहां से आप अपने सुटेबल, कि मेरी थ्योरी क्लियर नहीं है तो थ्योरी क्लियर करें, जो हमारे थ्योरी बेच कंटिन्यू चलते हैं फ्रॉम स्टूडियो। ऑफलाइन के लिए कंफर्टेबल है तो ऑफलाइन ज्वाइन करें। सर सब कुछ क्लियर है, एक बार एमसीक्यू रिवाइज करना है तो एमसीक्यू बैच अवेलेबल है, एमसीक्यू बैच ज्वाइन करें, इसमें आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज और नॉट ओनली सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज देखने मिलते हैं, तो उसकी शानदार प्रैक्टिस करें। उसके अलावा
सर सब कुछ सही है, बस अब मॉडल पेपर देना है, टेस्ट सीरीज हमें देना है, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर, जैसा आपको कंफर्टेबल रहता है और आप आपकी जो कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग मैं किसके साथ सही सुटेबल बैठ पा रहा हूँ वो प्रैक्टिस करें, लेकिन कुछ करे भाई। पढ़े पढ़े और पढ़े, पढ़ना सीख जाए। 4-5 महीने हैं, है ना। 4-5 महीने की तपस्या होती है भाई, 4-5 महीनों की ये घोर तपस्या होती है, उसके बाद में फिर मजे ही मजे है ना। फिर उसके बाद है मजे ही मजे हैं, तो वो मजे लेने के लिए 4-5 महीने अपने आप को झोंकना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा। स्ट्रगल आएगी सामने, उसको सहन करना पड़ेगा, कॉमन चीज है, और हर स्टूडेंट के साथ आते भाई। ऐसा कोई है नहीं कि जिसने सामना नहीं किया, सब सामना करते हैं। जो डटा रहता है जीतता वही है, जो डटा रहता है जीतता वही है। और ना आप रोके बैठ जाओगे कि सर मेरे को समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ, पढ़ाई नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, तो भाई कोई आपको उठा के नहीं ले जाएगा। कोई घर पे आपको आके आपको कॉल लेटर नहीं देगा कि ये लो बच्चा आ जाओ आप एम्स के अंदर सर्विस करो, नहीं। अगर आप एलिजिबल है, आप दावेदार है, तो आपको लिया जाएगा। दावेदार नहीं है तो नहीं लिया जाएगा। जहां पर आप बैठे हैं वहीं बैठे रहे, और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बाद में। अभी तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी है कि आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, कि मैं एम्स में जाना चाहता हूँ, आरआरबी में, ईएसआईसी में, जहां भी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपको मिल रहा है उसके साथ ही आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। तो वैसा टाइम नहीं आए, वैसा टाइम जिंदगी में नहीं आए, उसके लिए थोड़ी मेहनत करें, उसके लिए मेहनत करें। और जो चीजें आपको बताई जाती है और एक्स्ट्रा तरीके से आपको बताई जाती है, उनको थोड़ा फोकस करने की कोशिश करें भाई। और जब चीजें आप क्लियर करते हैं और जब चीजें आपको बताई जाती हैं तो याद रखें, है ना। स्टूडेंट का डाउट यही होता है, ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उनके खोपड़े में यही चलता है कि सर आपने जो चीजें बताई है हमने यहाँ से पढ़ी वो तो आया नहीं। अरे तो एज इट इज थोड़ी आएगा भाई, एज इट इज थोड़ी आएगा। जब आपको बोला जा रहा है कि आपको इसके बारे में पढ़ना है तो उससे रिलेटेड पढ़ना है, सिंपल। क्या डाउट है ना। द फॉलोइंग इमेज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कौन सी कंडीशन के साथ में एसोसिएटेड होती है? कंजेनाइटल कैटरेक्ट के साथ में, एज रिलेटेड कैटरेक्ट के साथ में, ट्रोमेटिक कैटरेक्ट के साथ में, और डायबिटिक कैटरेक्ट के साथ में। मतलब कि कैटरेक्ट से रिलेटेड, या यहाँ पे कैटरेक्ट ही हो रखा है, आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैटरेक्ट हो रखा है, जो आपका लेंस है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो डिस्टर्ब होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट बोलते हैं। जब वो ओपेसिटी होती है उसके अंदर देखने में मिलती है, जो लेंस है वो हमारा क्लियरली नहीं होता, तो उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, आप क्लाउडी देखते हैं, उससे कैटरेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कैटरेक्ट हो रहा है उसका क्या रीजन है या कौन से टाइप का ये कैटरेक्ट है वो आपको बताना है, और ये हम डिस्कस करेंगे कल वाले सेशन में। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। इस चीज को पढ़ के आए, समझ के आए, और चीजों को सोल्व करके आए, तो सारी चीजें याद रखना। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, ये हम डिस्कस करेंगे कल मॉर्निंग के सेशन में। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली चीजें समझ में आई होगी, समझ रहे होंगे, है ना, और चीजें कवर कर रहे होंगे। तो फेस्टिवल भाई आ रहे हैं, जैसे रक्षाबंधन है अभी, तो उसको भी बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करें। ऐसा नहीं कि पढ़ाई में पूरी तरह से झोंक जाए, है ना। अगर घर पे है तो बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करें, टाइम के साथ में घर परिवार वालों के साथ में टाइम निकाले भाई, है ना। उसके अलावा अगर कोई बच्चे बाहर है ना, जैसे कि बहुत सारे है कि जो बाहर रहते हैं घर परिवार को छोड़ के, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है, स्ट्रगल है भाई, तो बाहर है तो कोई बात नहीं, वहीं से सेलिब्रेट करें, वहीं से फैमिली घर परिवार वालों से बात करें। ऐसे 2-3 दिन 4-5 दिन का ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं लाए, क्योंकि एग्जाम आपके सिर पे है। नोट सेट भाई 15 सितंबर को है, नोट सेट आपके सामने है। तो कोशिश करें कि अगला जो रक्षाबंधन आता है ना, अगला जो रक्षाबंधन आता है उस दिन अगर आप गर्ल्स है तो अपने भाई को बढ़िया तरीके की राखी बांध पाए, और अगर लड़का है तो बढ़िया तरीके का गिफ्ट दे पाए। और वो कब होगा? जब पैसे आएंगे। और पैसे कहाँ से आएंगे? जब आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करके एम्स में पहुंचेंगे। तो कोशिश करें आज से ही आप अपना मिशन बनाए कि अगला जो रक्षाबंधन होगा मैं एम्स के एम्प्लॉय के रूप में सेलिब्रेट करूंगा। ये आपका टारगेट होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको इस बार का रक्षाबंधन अगर सेक्रीफाइस करना पड़े तो कर सकते हैं आप। बाकी फेस्टिवल को बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करें, खुश रहे, है ना। और अल्टीमेट जो हुआ है उसको छोड़ के आगे बढ़े, जो हुआ उसको छोड़ के आगे बढ़े। सामने क्या टारगेट है? सबसे बड़ा टारगेट है सर नॉर्थ सेट, तो उसकी तरफ आगे आपको बढ़ना। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। सेशन को एंड करते हैं। सभी को थैंक यू सो मच इतना बड़े इंटरेक्टिव सेशन बनाने के लिए। जुड़े रहे जेएनसी के प्लेटफॉर्म पे और जोड़ते रहे लोगों को कनेक्ट करते रहना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चलिए बाकी मिलेंगे कल मॉर्निंग में ठीक 7 o'clock। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहे, खुश रहे, ख्याल रखे अपना और अपने पेरेंट्स का। थैंक यू सो मच वंस अगेन।